हेलो बच्चों, मैं संदीप जांगीर अपने यूट्यूब चैनल आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर से। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की थी और केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर हमने रिवर्सिबल रिएक्शन और उसके साथ साथ हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन को हमने पढ़ लिया था। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। किसकी बात करें? टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें। ठीक है, देखो इक्विलिब्रियम के टाइप्स की हम बात करते हैं तो इसको हम दो टाइप में लेके चलेंगे। एक तो हम बात करेंगे फिजिकल की। किसकी बात करें? फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें। ठीक है, जिसको बोलते हैं भौतिक साम्यावस्था। क्या कहेंगे? भौतिक साम्यावस्था। ओके, और जो दूसरा हम है वो हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको बोलते हैं रासायनिक साम्यावस्था। ठीक है, देखो भौतिक के अंदर बात करें तो भौतिक में जो चेंज होता है वो उसकी फिजिकल स्टेट में होगा। किस में होगा? फिजिकल स्टेट में उसकी चेंज होगा। फिजिकल स्टेट का मतलब है उसकी भौतिक अवस्था। किसकी बात करें? भौतिक अवस्था में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, हम बात करते हैं आइस, और ये आइस चेंज किस में हो रहा है? वाटर में। किस में चेंज हो रहा है? वाटर के अंदर। ठीक है, आइस को वाटर में चेंज कर सकते हैं और वाटर को हम किस में चेंज कर सकते हैं? आइस में। ठीक है, देखो आइस कौन से स्टेट में है? सॉलिड में, ठोस में। ठीक है, यदि हम वाटर की बात करें तो वाटर कौन से में? लिक्विड में। किस में है? लिक्विड के अंदर। तो आप देखो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो चेंज क्या हो रहा है? इसकी अवस्था में चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो आइस है वो आइस कौन सी है? ठोस अवस्था में। यदि हम यहाँ पे बात करें वाटर, वाटर कौन सी अवस्था में? लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। तो इसको हम क्या कहेंगे? भौतिक साम्यावस्था। क्या कहेंगे? भौतिक साम्यावस्था। मतलब कहने का यह है कि उसकी जो भौतिक अवस्था है उसमें परिवर्तन हो तो ऐसे साम्य अवस्था को क्या कहेंगे? भौतिक साम्यावस्था कहेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, अब देखो यदि और भी हम बात करें तो ये चेंज हो सकता है कि ठोस सॉलिड है, ये सॉलिड चेंज किस में हो? लिक्विड के अंदर, द्रव में हो। ठीक है, या फिर ये सॉलिड है, ये सॉलिड चेंज किस में हो? गैस के अंदर। ये भी तो है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रही है? अवस्था चेंज। या फिर मैं बात करूँ कि जो लिक्विड है ये लिक्विड चेंज किस में हो? गैस के अंदर। तो ये यहाँ पे भी कौन सी अवस्था है? भौतिक अवस्था में चेंज है, भौतिक साम्यावस्था। ठीक है, या फिर हम बात करें कि कोई भी सोल्यूट, सोल्यूट का मतलब विलय, क्या होगा? विलय। ठीक है, यदि यहाँ पे सॉलिड अवस्था में है और वही सोल्यूट जैसे आपने इसको मिलाया, मिलाने के बाद में वो यदि एक्वस के अंदर, किस में आ गया? एक्वस। एक्वस का मतलब जलीय अवस्था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉलिड में है, ये यहाँ पे कौन सी में? एक्वस में। तो यहाँ पे भी चेंज क्या हो रहा है? उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, भौतिक अवस्था में चेंज हो रहा है। तो ऐसे साम्य अवस्था को क्या कहेंगे? भौतिक साम्यावस्था कहेंगे। अब देखो रासायनिक साम्य अवस्था में क्या होता है। देखो रासायनिक साम्य अवस्था में जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट किस में चेंज होता है? प्रोडक्ट में। किस में चेंज होता है? प्रोडक्ट के अंदर। मतलब मैं यहाँ बोल दूँ कि यहाँ पे क्या होगा? नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, नए यौगिक का निर्माण हो सकता है। ऐसे को हम क्या कहेंगे? नए यौगिक का निर्माण। ठीक है, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? रासायनिक साम्यावस्था। क्या कहेंगे? रासायनिक साम्यावस्था। जहाँ से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो नए यौगिक का निर्माण, उसको हम क्या बोल दिया? रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। और ये किस में होगा? केमिकल रिएक्शन में। किस में है? रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। अब देखो बहुत साम्य रासायनिक साम्यावस्था को हम आगे दो भागों में और डिवाइड कर दें। ठीक है, जैसे मैं एक तो बात करूँ मोलिकुलर की। किसकी बात करूँ? मोलिकुलर इक्विलिब्रियम। मोलिकुलर इक्विलिब्रियम का मतलब है यहाँ पे जो भाग लेते हैं वो भाग कौन लेंगे? अणु भाग लेते हैं। कौन लेते हैं? अणु भाग लेंगे। ठीक है, अब देखो अणु भाग लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ कि जैसे PCl5 है हमारे पास में और ये PCl5 टूटकर
चेंज हो गया जैसे PCl3 और प्लस में Cl2, किस में चेंज हो गया, Cl2 के अंदर। तो देखो यहाँ पे कौन है, PCl5, और ये बन क्या रहा है, ये बना रहा है PCl3 और इसके साथ में क्या बना रहा है, Cl2 बना रहा है। तो ये है क्या चीज़ है, ये है मॉलिक्यूल्स, क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स। अब देखो यहाँ से जो अभिकारक PCl5 था ये बना क्या रहा है, ये PCl3 बना रहा है, उसके साथ में क्या बना रहे हैं, Cl2 बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे निर्माण किसका हो रहा है, नए कंपाउंड का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक साम्यावस्था कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा हम जो पढ़ते हैं वो हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। किसकी बात करूँ मैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, जिसको हम और आगे डिटेल से अलग से चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। देखो आयनिक की हम बात करें तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास में ये एसिटिक एसिड है, क्या है, एसिटिक एसिड, और ये एसिटिक एसिड टूट कर क्या बनाता है, CH3COO नेगेटिव, एसीटेट प्लस में क्या बना दिया इसने, H पॉजिटिव, क्या बना दिया, H पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, ये आयंस और आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम है इसको हम क्या कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम, क्या कहेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हमने जो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात की, तो एक तो फिजिकल, दूसरा हमने बात की थी केमिकल की। फिजिकल का मतलब उसकी केवल और केवल उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हो रहा है, भौतिक अवस्था यदि चेंज हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक साम्यावस्था। जैसे सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, सॉलिड का गैस में चेंज होना, या फिर लिक्विड का गैस में चेंज होना, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो सॉलिड यदि ठोस अवस्था में है और यदि वही सॉलिड किस में चला जाए, एक्वस में चला जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, उसकी भौतिक अवस्था चेंज हो रही है, क्या हो रही है, भौतिक अवस्था। जैसे आप एग्जाम्पल देखते हो कि जो आइस है, बर्फ़ है, उस बर्फ़ को आपने क्या किया, वाटर में चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब है क्या कि उसकी अवस्था चेंज हो रही है, क्योंकि आइस यहाँ पे क्या है, ठोस अवस्था में होता है। और लिक्विड की बात करें तो वो लिक्विड क्या है, यहाँ पे वाटर, क्या है, वाटर। अब देखो वाटर को भी आप चेंज किस में कर सकते हो, आइस में चेंज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये साम्यावस्था किस टाइप का है, ये भौतिक साम्यावस्था है, किसका है, भौतिक साम्यावस्था। और जब किसी अणु पार्टिसिपेट लेते हैं तो उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर इक्विलिब्रियम कहेंगे, आणविक साम्यावस्था कहेंगे, ठीक है। और यदि जब आयंस की बात करते हैं तो उसको हमने क्या नाम बोला है, आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, क्या कहेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देता हूँ। जब हम बात करते हैं इसके इक्विलिब्रियम की और एग्जाम्पल की, जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है, ठीक है, कि N2 प्लस में 3H2, ठीक है, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं 2NH3, क्या बनाते हैं, 2NH3 बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। और इस प्रोसेस की हमने बात की थी, वो क्या थी, हेबर प्रोसेस थी। अब देखो यदि आपसे पूछा जाए इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड का मतलब मैं बात करूँ किसकी, अग्रअभिक्रिया की, किसकी बात करें, अग्रअभिक्रिया की। तो अग्रअभिक्रिया में कौन है, जैसे N2 प्लस में 3H2, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, ये मिलकर क्या बनाएंगे, ये बना रहे हैं 2NH3, क्या बना रहे हैं, 2NH3 बना रहे हैं, ठीक है। फिर देखो यदि हम बात करें बैकवर्ड की, बैकवर्ड का मतलब है हम की रिवर्स रिएक्शन की, किसकी बात करें, रिवर्स प्रतीप अभिक्रिया की बात करें। और प्रतीप अभिक्रिया में कौन कहाँ से, NH3 वापस कन्वर्ट किस में होगा, N2 प्लस में H2 में, किस में चेंज हो रहा है, N2 प्लस में H2 के अंदर। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं कि पस अभिक्रिया बैकवर्ड के अंदर 2NH3, और ये चेंज किस में हो गया, ये चेंज हो गया N2 प्लस में 3H2, किस में चेंज हो है, N2 प्लस 3H2 में, ठीक है। अब देखो इसके आधार पे यदि मैं बात करूँ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के साथ में यदि इसकी मैं बात करूँ किसकी, इसकी अवस्था के आधार पे हम इसको दो भागों में और डिवाइड कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं, दो भागों में, ठीक है। दो भागों का मतलब है, एक तो हम बोल सकते हैं इसको समांगी, क्या कहेंगे, समांगी साम्य अवस्था, किसकी बात करूँ, समांगी, समांगी का मतलब है होमोजीनस इक्विलिब्रियम, किसकी बात करूँ, होमोजीनस की।
और जो दूसरा है वो हम बोल सकते हैं किसको, विषमांगी। विषमांगी का मतलब है हेटेरोजीनस। क्या कहेंगे, हेटेरोजीनस कहेंगे। ये किसके आधार पे किया है, ये हमने किया किसके आधार पे, अभिकारक और उत्पाद की अवस्था के आधार पे। किसके आधार पे, अभिकारक और उत्पाद की अवस्था के आधार पे। कैसे, देखो समांगी का मतलब क्या है कि जहाँ पे रिएक्टेंट का मतलब है अभिकारक और उसके साथ में यदि प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद दोनों एक ही अवस्था में हो, दोनों एक ही अवस्था में हो, या मैं बोल दूं कि एक ही समान अवस्था में हो, एक समान अवस्था में, तो उसको हम क्या कहते हैं, समांगी कहेंगे। क्या कहेंगे, समांगी। जैसे मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया था कि N2 प्लस में 3H2 ये मिलकर क्या बना रहे हैं, 2NH3 बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, 2NH3। देखो यहाँ पे N2 गैस में, H2 भी गैस में, ठीक है। तो ये 2NH3 भी यहाँ पे कौन सी में, यदि गैस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस रिएक्टेंट की अवस्था कौन सी है, N2 की गैस। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की भी कौन सी है, गैस। और यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट की जो अवस्था है वो अवस्था भी कौन सी है, गैस है। इसका मतलब अभिकारक और उत्पाद की जो अवस्था है वो क्या है, एक ही जैसी है, एक समान है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल किसका है, समांगी का। किसका होगा, समांगी का। अब देखो यदि हम विषमांगी की बात करें, हेटेरोजीनस की बात करें, तो जहाँ पे रिएक्टेंट और उसके साथ में प्रोडक्ट है, इन दोनों की अवस्था क्या हो, अलग अलग हो। क्या हो, अलग अलग हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोजीनस। क्या कहेंगे, हेटेरोजीनस कहेंगे, विषमांगी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूँ विषमांगी की। यहाँ पे विषमांगी, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास में था NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये टूट कर क्या बनाता है, ये बनाता है Na2CO3 प्लस में H2 बनाएगा और प्लस में बनाता है CO2। क्या बनाएगा, CO2। इसको बैलेंस करना है तो इसको यहाँ पे लगा देता हूँ मैं 2, ठीक है, बैलेंस हो गए, ठीक है। अब देखो जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है ये होता है सॉलिड में। क्या पे, सॉलिड में। सोडियम कार्बोनेट की बात करूँ ये भी सॉलिड में। H2 की हम बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे ले दिया गैस के अंदर, ठीक है। CO2 की बात करें तो CO2 भी यहाँ पे कौन सा है, गैस के अंदर। तो अब देखो यहाँ पे अभिकारक की स्टेट कौन सी है, यहाँ पे अभिकारक की स्टेट है सॉलिड की। हम यदि उत्पाद की बात करें तो उत्पाद की एक जो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है इसकी अवस्था कौन सी है, सॉलिड है। लेकिन देखो यहाँ पे जो H2 है वो कौन सी में, गैस में, और गैस के साथ साथ CO2 भी किस में है, गैस में, ठीक है। तो आप देखो कि यहाँ पे अभिकारक सॉलिड में भी है, सॉलिड के साथ साथ यदि उत्पाद की बात की जाए तो वो सॉलिड में और गैस में, दोनों में। तो यहाँ पे देखो सॉलिड अवस्था भी है, उसके साथ साथ कौन सी अवस्था है, गैस अवस्था भी है। तो यहाँ पे अवस्था क्या होगी, इसकी अलग अलग होगी। तो ये जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल किसका कहलाएगा, विषमांगी का। किसका हो गया, विषमांगी का। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए समांगी का मतलब क्या है, कि जहाँ पे यदि अभिकारक और उत्पाद हमने दोनों एक ही अवस्था में हैं तो उसको तो हम बोलते हैं समांगी, ठीक है। और जब वहाँ पे अभिकारक और उत्पाद दोनों अलग अलग अवस्था में, उसको हम क्या कहते हैं, विषमांगी कहेंगे। क्या कहेंगे, विषमांगी कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने ये चीज़ पढ़ लिया। अब देखो इसको आगे और लेके चलते हैं हम। समांगी और विषमांगी हो गया। अब देखो हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जैसे हमने साम्यावस्था की बात की थी, वो साम्यावस्था को हम कैसे उसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करें उसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, इसको बड़े ध्यान से समझना है इसको। जैसे मैंने बात की थी N2 की, फिर मैंने बात की थी यहाँ पे 3H2, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, ये बना रहे थे अमोनिया। क्या बना रहे थे, अमोनिया बना रहे थे, ठीक है। इसको देखो ग्राफ में इस साइड बना देता हूँ,
जैसे ये है, बड़े ध्यान से समझना इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास में ये क्या हो गया, रिएक्टेंट, ये हमारे पास में क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया, प्रोडक्ट, ठीक है। सपोज करो मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग की, किसकी बात करें, स्टार्टिंग की। स्टार्टिंग का मतलब है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। और हमारे पास में स्टार्टिंग के अंदर होते क्या हैं, हमारे पास में रिएक्टेंट होते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट बनता नहीं, क्योंकि अभिक्रिया शुरुआत ही नहीं हुई। जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई तो इसका मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट बनता है क्या, नहीं बनेगा, ठीक है। सपोज करो जैसे मेरे स्टार्टिंग पे नाइट्रोजन के मोल है मेरे पास में 5, कितने हैं, 5, ठीक है। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके हाइड्रोजन के मोल है जैसे मेरे पास में 15, कितने हैं, 15। इसका मतलब है स्टार्टिंग के अंदर अमोनिया कितनी है, अमोनिया है हमारे पास में 0, कितनी है, 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं। तो मैं यहाँ पे देखो इसकी बात करूँ कि प्रोडक्ट में जैसे NH3 और NH3 स्टार्टिंग में हमारे पास में कितना है, 0, ठीक है, 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, तो हमारे पास में यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू है रिएक्टेंट की, किसकी है, रिएक्टेंट की। N2 भी ज़्यादा, N2 के साथ साथ हमारे पास में कौन है, हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसका मतलब है यहाँ पे ज़्यादा कौन है, रिएक्टेंट। तो मैंने यहाँ पे ले लिया रिएक्टेंट, कौन है, N2, N2 के साथ में कौन है, 3H2। क्या लिखा मैंने, 3H2 लिखा, N2 + 3H2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसकी कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। NH3 स्टार्टिंग में बना नहीं, ठीक है, इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी यहाँ पे 0 रखा मैंने। अब देखो कि सपोज करो अब जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ना स्टार्ट किया, मतलब है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और देखते हैं। देखो इसी को मैं जैसे N2 + में 3H2 ये मिलकर बना रहा था हमारे पास में 2NH3, क्या बना रहा था, 2NH3। देखो इसकी स्टोइकियोमेट्री जो हम यहाँ पे जो नंबर यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। ये हमने बात की थी मोल कॉन्सेप्ट में, किसमें की थी, मोल कॉन्सेप्ट में। इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं 2 मोल अमोनिया। क्या बनाते हैं, 2 मोल अमोनिया बनाते हैं। ये हमने इसको अच्छे से पढ़ा था, कहाँ पे, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा था कि ये क्या बोलती है, ये बोलता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन के 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल मिलकर हमारे पास में क्या बनाते हैं, 2 मोल अमोनिया के बनाते हैं। क्या बनाएंगे, 2 मोल अमोनिया के। अब देखो जब रिएक्शन स्टार्ट हुई थी हमारे पास में नाइट्रोजन कितना था, 5, हाइड्रोजन कितना है, 15, और उस टाइम जो NH3 अमोनिया था वो कितना है, 0 बना, ठीक है। अब देखो जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट होगी, मतलब रिएक्शन चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी, सपोज करो इसका 1 मोल यूज हो गया नाइट्रोजन का। अब 1 मोल यूज हो गया तो 5 - 1 कर दो, इसका मतलब अब बचा कितना, 4 मोल बच गए। कितने बच गए, 4 मोल, क्योंकि हमने इसकी बात की थी इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के लेप पे हम चल रहे थे, ठीक है। फिर देखो इसी टाइप से हमारे पास में 15 मोल पहले किसके थे, नाइट्रोजन की, और इसके यूज कितने हो गए, जैसे सपोज करो इसके 3 मोल हमने यूज कर लिए, और जैसे यूज के लिए अब इसके मोल कितने बचे, इसके बच गए 12, कितने बच गए, 12। और जैसे यहाँ पे यूज हो गया तो अब इसके मोल कितने बनेंगे, इसके मोल बन गए 2, कितने बन गए, 2 मोल, ठीक है। अब देखो मास एक्शन रूल क्या बोलता है उसको समझो। मास एक्शन रूल, मास एक्शन रूल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, किसके है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। इसका मतलब जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा उसकी देखो जो रेट है, मास ऑफ एक्शन रूल क्या बोलेगा कि जो रेट होती है वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, वो होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती है, ठीक है। अब देखो जहाँ पे यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब उसकी रेट भी वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे उसकी दर क्या हो गई, ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ रेट ऑफ रिएक्शन, क्या लिख रहा हूँ मैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ, अभिक्रिया की दर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, अभिक्रिया की दर। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम, क्या लिख रहा हूँ मैं, टाइम लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हो गया टाइम, ठीक है, समय, ठीक है। अब देखो हमारे पास में पहले देखो इसकी रेट यहाँ पे जो कंसंट्रेशन इसकी थी 5, इसकी कितनी थी, 15 थी।
इसका मतलब स्टार्टिंग के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन थी वो क्या है, ज़्यादा। मैंने क्या बोला है कि मास एक्शन रूल क्या बोलता है कि जितनी ज़्यादा अभिक्रिया की सांद्रता होगी रेट ऑफ रिएक्शन का मान उतना ही ज़्यादा होगा। ये रूल कौन बोलता है, ये बोलता है मास एक्शन रूल। क्या बोल रहा है, मास एक्शन रूल। अब देखो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसेस्ड हो रही है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ रही है, यहाँ पे नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन कम हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, क्योंकि पहले 5 और 15 थी, अब कितनी होगी, 4 और 12 होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे कौन बन गया, प्रोडक्ट बन गया। कौन बन गया, प्रोडक्ट बन गया। और जैसे प्रोडक्ट बना इसका मतलब ये रिएक्शन किधर की तरफ, ये बैकवर्ड भी क्या करने लग जाएगी, प्रोसेस करने लग जाएगी। पीछे वाली जो प्रतिप्रक्रिया है वो भी वहाँ पे क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। क्या होगी, स्टार्ट होगी। अब देखो जैसे जैसे स्टार्ट होगी यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी क्या हो रही है, रिएक्टेंट की डाउन हो रही है। और जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की डाउन हो रही है तो ग्राफ किधर की तरफ आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला था कि जो रेट है वो रेट दर है वो किसके इक्वल हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रही है, उसकी कम हो रही है, अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन बढ़ किसकी रही है, ये बढ़ रही है प्रोडक्ट की। किसकी बढ़ रही है, प्रोडक्ट की। और जैसे जैसे प्रोडक्ट की रिएक्शन बढ़ रही, सॉरी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है ये भी क्या हो जाती है, प्रोसेस्ड हो जाती है, ये भी क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। ठीक है, अब जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है इसका मतलब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ गई। यहाँ पे देखो NH3 की कंसंट्रेशन बढ़ गई और इसका मतलब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, बढ़ गई। ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और उसके साथ में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दोनों क्या हो जाती है, एक सेम इक्वल हो जाती है। और उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, साम्य अवस्था बिंदु कहा जाता है। क्या कहेंगे, साम्य अवस्था बिंदु कहेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास में थी फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या थी, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब है ये है हमारे पास में अग्र विक्रिया, और अग्र विक्रिया में क्या हो रहा था, N2 प्लस में 3H2, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, 2NH3 बना रहे थे। क्या बना रहे थे, 2NH3 बना रहे थे। ठीक है, और ये इसकी बात करें तो ये कौन सी कहलाएगी, हमारे पास में बैकवर्ड। क्या होगी, बैकवर्ड पश्च विक्रिया ग्राफ होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि जो 2NH3 था, 2NH3 ये वापस से क्या करेगा, ये N2 प्लस में क्या बनाएगा, 3H2 बनाएगा। क्या बनेगा, N2 प्लस में 3H2 बनाएगा। उसके बाद देखो एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि जहाँ पर कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट क्या हो जाती है, वहाँ पे इक्वल हो जाती है। क्या होगी, इक्वल हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे N2 प्लस में 3H2 जितना अमोनिया बनाता है उतना ही अमोनिया वापस क्या बनाएगा, N2 प्लस में H2 बनाएगा। क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, साम्य अवस्था बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे, साम्य अवस्था बिंदु कहेंगे। तो इसको बड़े ध्यान से समझना है कि जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया, N2 प्लस में 3H2 ये बना क्या रहे हैं, अमोनिया बना रहे। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग के अंदर यदि हम स्टार्टिंग की बात करें, नाइट्रोजन के मोल कितने, जैसे 15 मोल लिए हमने, हाइड्रोजन के कितने लिए, 15 लिए। और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई इसका मतलब वहाँ पे अमोनिया के मोल कितने हैं, 0 के हैं, क्योंकि ये रिएक्शन मतलब जस्ट चालू स्टार्ट नहीं हुई, मतलब स्टार्ट नहीं, मतलब एकदम स्टार्टिंग फेज पे। ठीक है, और जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ेगी इसकी देखो रिएक्टेंट है ये जो अभिकारक है, ये अभिकारक बदलने किस में लग जाते हैं, उत्पाद में। किस में चेंज हो रहे हैं, उत्पाद में चेंज हो रहे। अब उत्पाद में चेंज होंगे तो इसका मतलब इसके रिएक्टेंट की और इसकी हाइड्रोजन की, इनकी कंसंट्रेशन क्या होने लगती है, कम होने लगती है, सांद्रता। और जैसे सांद्रता कम होगी यहाँ पे किसकी बढ़ने लगती है, अमोनिया की। फिर देखो मास एक्शन रूल क्या बोलता है, द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आती है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, किसके है, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती। अब देखो जब स्टार्टिंग में समानुपाती है, इसका मतलब है जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा तो उसकी रेट भी क्या है, ज़्यादा है। तो हमने यहाँ पे देखो N2 प्लस में 3H2 लिया, इसका मतलब यहाँ पे इसकी दोनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो इसका मतलब वहाँ पे उसकी रेट भी क्या है, ज़्यादा है। अब देखो जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है और जैसे जैसे रिएक्शन आगे की तरफ चल रही है, यहाँ पे N2 और H2 की जो है वो मोल्स है वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब कितने हो गए, जैसे 4 मोल, इसके कितने हो गए, 12 मोल, कम हो गई। और जैसे कम हुए इसका मतलब कंसंट्रेशन कम, तो वहाँ पे रेट भी क्या हो गई, कम। और जैसे रेट कम होगी तो इसका ग्राफ क्या हो गया, ऐसे डाउन की तरफ आ गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे बढ़ क्या गया, यहाँ पे NH3 बढ़ा, और जब इक्विलिब्रियम आता है इसका मतलब ये NH3 वापस कन्वर्ट किस में होता है, हाइड्रोजन में और नाइट्रोजन में। अब देखो कंसंट्रेशन बढ़ किसकी गई, प्रोडक्ट की बढ़ी। और फिर देखो अब यहाँ पे जब बैकवर्ड रिएक्शन आती है तो यहाँ पे NH3 किसके रूप में काम करेगा, रिएक्टेंट के रूप में काम करेगा। और जब रिएक्टेंट के रूप में काम करेगा और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो इसका मतलब उसकी रेट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये ग्राफ किधर की तरफ है, ये करेगा ऐसे ऊपर की तरफ प्रोसीड करेगा। और एक फेज ऐसा आ जाता है जहाँ पर कि जहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। मतलब जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है उतना ही प्रोडक्ट वापस किस में चेंज हो जाता है, रिएक्टेंट में चेंज होता है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उसको कहेंगे हम इक्विलिब्रियम में पॉइंट कहेंगे। और यहाँ पे आर इक्वल में किसके हो जाता है, आरबी के, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल में किसके है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो ये है इस टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, केमिकल इक्विलिब्रियम का। अब देखो हम जो आगे की तरफ डिस्कस करेंगे वो हम इसके डिस्कस करेंगे इसको केमिकल इक्विलिब्रियम की विशेषताएं। इसकी बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य की विशेषता, क्या क्या विशेषता होती है उसकी हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में रासायनिक साम्य की विशेषताएं, इसकी बात करते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि साम्य में रिएक्टेंट मतलब अभिकारक एंड प्रोडक्ट यानी उत्पाद दोनों क्या होंगे, उपस्थित है, दोनों उपस्थित होते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। साम्य में क्या होता है, रिएक्टेंट अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे हमने बात की थी आर, ये फॉरवर्ड किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट बैकवर्ड किस में चेंज हो गया, रिएक्टेंट में, तो दोनों मौजूद है। ठीक है, फिर देखो दूसरा प्रोसेस, दूसरा यहाँ पर बात करते हैं इसके करैक्टर के। दूसरा क्या होता है कि जो रासायनिक साम्य है, किसकी बात करूँ, रासायनिक साम्य। ठीक है, ये इसकी बात करें, ये किस टाइप का है, गतिक प्रक्रम है। किस टाइप का है, गतिक प्रक्रम है। इसका मतलब क्या है, गतिक का मतलब उसको बोलते हैं डायनेमिक। क्या कहेंगे, डायनेमिक कहेंगे, गति कहेंगे। इसका मतलब क्या है, देखो हमने बात की थी कि जो रिएक्टेंट था वो चेंज किस में हो रहा है, प्रोडक्ट में। ठीक है, और प्रोडक्ट था वो वापस चेंज किस में हो रहा था, रिएक्टेंट के अंदर। अब देखो हमको ऐसा लगता है कि ये विक्रिया बंद हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके अंदर क्या होगा, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस चेंज किस में हो रहा है, रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बराबर क्या हो जाती है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक प्रक्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, डायनेमिक प्रोसेस कहेंगे। तो रासायनिक साम्य कभी भी, साम्य अवस्था कभी भी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस किस में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। इसका मतलब है जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बराबर किसके है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन
रिएक्शन के अग्र अभिक्रिया का वेग बराबर किसके है? पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर है। थर्ड जो पॉइंट हम बात करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हम बात करें साम्य अवस्था बिंदु पर, साम्य अवस्था बिंदु पर रिएक्टेंट मतलब अभिकारक तथा प्रोडक्ट उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता, कि सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनकी जो सांद्रता है वो सांद्रता वहाँ पे क्या हो जाती है? नियत हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्योंकि मैंने यही तो बात बोला, जितना अभिकारक की किस में चेंज हो रहा है? उत्पाद में, उतना ही उत्पाद वापस किस में चेंज हो रहा है? अभिकारक में चेंज होगा। तो पहला पॉइंट तो हमने बात की तो कि साम्य अवस्था के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों मौजूद होते हैं। दूसरे हमने बात की थी रासायनिक साम्य क्या होता है? डायनेमिक प्रोसेस होता है। डायनेमिक का मतलब हमको ऐसा लगता है कि जो रिएक्शन है वो पूरी हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है या बंद हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस किस में चेंज होने लगता है? रिएक्टेंट के अंदर। इसका मतलब अब अग्र अभिक्रिया का वेग बराबर किसके हो जाता है? पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाते हैं। और जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर किसके? बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है। इसका मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, नियत हो जाती है, उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। फोर्थ जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये एग्जाम के अंदर पूछा भी जाता है। फोर्थ जो पॉइंट, अब यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साम्य अवस्था के अंदर यदि उत्प्रेरक मिला दिया जाए तो वहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो याद रखना जैसे यदि आपने उत्प्रेरक मिलाया है, कैटालिस्ट आपने मिलाया है, तो साम्य अवस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साम्य अवस्था को जो स्थापित होने में जो समय है उसको क्या कर देता है? वो कम कर देता है। फोर्थ हम बात करें कि यदि साम्य अवस्था में उत्प्रेरक मिला दिया जाए, उत्प्रेरक का मतलब है कैटालिस्ट। क्या है? कैटालिस्ट मिला दिया जाए तो साम्य अवस्था बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। कैसे? देखो इसको समझो। जैसे हमने बात की थी, एक ग्राफ बनाया था थोड़ी देर पहले, मैंने यहाँ पे बनाया था, ये रिएक्टेंट था, ये अपने पास में थी फॉरवर्ड रिएक्शन, और हमने ये ग्राफ बनाया था, ये कौन सा था? बैकवर्ड रिएक्शन था। और फिर हमने बात की थी कि जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं उस बिंदु को हमने बोला था इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोला था? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहा था, साम्य अवस्था बिंदु कहते हैं। अब देखो, जब भी यदि आपने कैटालिस्ट मिलाया है, क्या मिलाया है? कैटालिस्ट मिलाया है, उत्प्रेरक यदि आपने मिलाया है, तो इस बिंदु के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बल्कि ये जो साम्य अवस्था यदि बाद में बन रही थी ये क्या आ जाएगी? यहाँ पे इधर की तरफ बन जाती है, ठीक है। ऐसा ही तो है। इसका मतलब यहाँ पे यदि कैटालिस्ट की बात की जाए तो कैटालिस्ट के द्वारा साम्य अवस्था के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, साम्य अवस्था बिंदु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि उसको साम्य स्थापित होने में यदि पहले जैसे 10 मिनट लग रहा था, अब जैसे यदि आपने कैटालिस्ट मिला दिया तो अब उसको कितना मिनट लगेगा? जैसे 7 मिनट। कितना लगेगा? 7 मिनट लगेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यदि साम्य अवस्था के अंदर यदि आपने उत्प्रेरक मिला दिया जाए तो साम्य अवस्था बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखा साम्य अवस्था बिंदु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि उसको साम्य स्थापित होने में यदि पहले जैसे 10 मिनट लग रहे थे तो अब उसको कितना टाइम लगेगा? 7 मिनट लगेगा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, कि साम्य अवस्था पर, ठीक है, यदि हम बात करे थे कि गिब्स मुक्त ऊर्जा वो कितनी होती है? G बराबर होती है मिनिमम। क्या है? मिनिमम है, न्यूनतम है, ठीक है। और यदि गिब्स ऊर्जा के अंदर अंतर पूछा जाए तो वो कितना है? 0 रहेगा। कितना है? डेल्टा G का मान कितना है? 0, ठीक है। गिब्स
ऊर्जा में अंतर कितना रहेगा, 0। कब? साम्यावस्था पे, ठीक है। फिर यदि हम 6th पॉइंट की बात करें कि जो साम्यावस्था है, साम्यावस्था सांद्रता, उसके साथ साथ हम बात करें किसकी, दाब की, उसके साथ हम बात करें किसकी, आयतन की, तो इससे प्रभावित नहीं होती। साम्यावस्था सांद्रता, दाब, आयतन से प्रभावित नहीं होती। और ये केवल और केवल किससे प्रभावित होता है, ये तापमान से प्रभावित होगा। किससे है, यह तापमान से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होगा, तापमान से प्रभावित होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी है कि साम्यावस्था बिंदु को कौन इफेक्ट करता है, तो वो करेगा टेम्परेचर करेगा। बाकी यदि आपने सांद्रता में चेंज किया है या उसके प्रेशर में चेंज किया है या फिर उसके वॉल्यूम में चेंज किया, तो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके बाद देखो 7th पॉइंट की हम बात करते हैं कि जो साम्यावस्था आती है वह कौन सी अभिक्रिया में आती है। तो हमने ये पहले भी चर्चा की थी लास्ट वीडियो के अंदर कि साम्यावस्था कौन सी अभिक्रिया में आती है, तो ये आती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। किस में आता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, ठीक है। यहाँ तक हमने बात की थी 8 पॉइंट की। और जो लास्ट जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं कि साम्यावस्था पर, 8th पॉइंट, साम्यावस्था पर अभिकारक तथा उत्पाद के अभिलाक्षणिक गुण जैसे हम बात किसकी कर रहे हैं, रंग की। किसकी बात करें, रंग की। उसके साथ हम बात किसकी करें, घनत्व की। किसकी बात करें, घनत्व की। उसके साथ साथ हम बात किसके करें, दाब की। और हम बात किसकी करें, सांद्रता की। किसकी बात करें, सांद्रता की। में कोई परिवर्तन नहीं होता, में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये किसके करैक्टर हैं, ये है हमारे पास में साम्यावस्था। किसके हैं, साम्यावस्था के। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमने अब तक पढ़ा है कि जो बात की थी टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात की थी, 2 टाइप के हमने लेके चले। फिजिकल की बात की थी, केमिकल की बात की थी। यदि उसकी केवल और केवल फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था में यदि चेंज हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। फिर यदि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, यदि हम नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की थी। 2 टाइप की हमने बात की थी, वहाँ पे मॉलिक्यूलर की बात की थी। उसके साथ साथ हमने बात की किसकी थी, आयनिक इक्विलिब्रियम की बात की थी। फिर देखो यदि रिएक्टेंट, अभिकारक और उत्पाद दोनों यदि एक जैसी अवस्था में है तो उसको हम कहते हैं समांगी। क्या कहेंगे, समांगी। और यदि रिएक्टेंट और यदि प्रोडक्ट दोनों अलग अलग अवस्था में है तो उसको हमने बोला था विषमांगी। एक को तो हमने होमोजीनस कहा था, दूसरों हमने क्या बोलता, हेटेरोजीनस कहा था। फिर देखो हमने जो बात की थी वो हमने इसकी की थी ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया था। ग्राफिकल रिप्रेजेंट का मतलब क्या है कि जहाँ पे जब रिएक्टेंट की मात्रा ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है, ज़्यादा है। ये बात कौन बोलता है, ये बोलता है मास एक्शन रूल। क्या कहेगा, मास एक्शन रूल। फिर देखो हमने क्या किया था, जैसे जैसे रिएक्टेंट हमने घटाया था, जैसे जैसे अभिक्रिया स्टार्ट होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने लगती है। और जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब प्रोडक्ट भी वापस किस में जाएगा, वो रिएक्टेंट की तरफ जाएगा। और जैसे रिएक्टेंट की तरफ जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक पोजीशन ऐसी आती है जहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। उस पॉइंट को हमने क्या बोलता, इक्विलिब्रियम बिंदु कहा था, साम्यावस्था बिंदु का। जहाँ पे इस बिंदु के अंदर ये फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो रही, एक जैसी हो रही। फिर हमने बात की थी साम्यावस्था बिंदु की, हमने बात की थी यहाँ पे इसके कुछ कैरेक्टर की हमने बात की कि रासायनिक साम्य के अंदर, इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट भी मौजूद होता है और वहाँ पे प्रोडक्ट भी मौजूद होता है। फिर हमने दूसरी बात क्या की कि यदि आपने बात की जब इक्विलिब्रियम आता है तो वहाँ पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता, या मैं बोल दूँ कि वहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। फिर हमने बात की थी कि जो इक्विलिब्रियम होता है वो क्या होता है, डायनेमिक प्रोसेस होता है, गतिक प्रक्रम होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन जितनी चल रही है उतनी क्या हो रही है, वहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन आ रही है। मतलब दोनों
दोनों की रेट क्या हो जाती है वहाँ पे एक समान हो जाती है। तो आर एफ बराबर किसके था, आर बी के। जितना अभिकारक उत्पाद में चेंज हो रहा था उतना ही उत्पाद वापस किस में चेंज हो रहा है, अभिकारक के अंदर। फिर हमने जो थर्ड जो पॉइंट की बात की थी वो थी हमारे पास में कैटालिस्ट उत्प्रेरक था। देखो उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक यदि अभिक्रिया के अंदर मिला दिया तो याद रखें ये साम्यावस्था बिंदु को कोई इफेक्ट नहीं करता, कोई प्रभावित नहीं करता। यदि साम्यावस्था स्थापित होने में यदि जैसे पहले 10 मिनट लग रहे थे, अब यदि आपने कैटालिस्ट डाला है और यदि उसको साम्य स्थापित होने में कितना होगा टाइम, जैसे 7 मिनट लग रहा है, इसका मतलब वो क्या करेगा, साम्य स्थापित होने के अंदर जो टाइम ले रहा है, जो समय ले रहा है, उस समय को क्या कर देता है, वो कम कर देता है। क्या करेगा, कम करेगा। ये हमने बात किसकी की है, ये उत्प्रेरक की बात की। देखो उत्प्रेरक भी आगे दो टाइप के होते हैं, हम तो पॉजिटिव भी पढ़ते हैं, एक नेगेटिव भी पढ़ते हैं। देखो कुछ तो क्या करते हैं, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, ऐसा कैटालिस्ट को हम बोलते हैं पॉजिटिव, क्या कहेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। और कुछ उत्प्रेरक ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, उसकी रेट को कम कर देते हैं, ऐसे उत्प्रेरक को हम क्या करते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऋणात्मक। फिर हमने बात की कि जो अभिकारक उत्पाद की जो अभिलाक्षणिक गुण की हमने बात की थी, रंग, उसकी डेंसिटी, उसके दाब और उसकी सांद्रता में कोई चेंज नहीं होता। फिर देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे जो गिब्स ऊर्जा है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है। और यदि गिब्स ऊर्जा के में अंतर की बात की जाए वो तो डेल्टा जी का मान कितना होता है, 0 होगा। फिर यदि हम बात करें तो ये सांद्रता, दाब, आयतन से प्रभावित नहीं होता, केवल और केवल किससे प्रभावित होता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर से। किससे होगा, टेम्परेचर से। फिर यदि बात देखो साम्यावस्था आती किस में है, तो साम्यावस्था आती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर आती है। अब हमने यहाँ तक जो डिस्कस किया, जो नेक्स्ट जो वीडियो में हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे मास एक्शन रूल की। किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास के अंदर, मास एक्शन रूल।